नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुर इलाके में एनडीएमसी की ओर से चलाए जा रहे अवैध निर्माण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी यथास्थिति बहाल रखी जाए। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी। बता दें, पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जहांगीरपुर में हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने यहां अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी और ऐसा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा, तो वहीं अदालत के आदेश के बाद भी एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ और जब तक ऐसा नहीं होता है वो अवैध निर्माण को हटाने का अपना काम जारी रखेंगे। जैसे ही जेसीबी ने मस्जिद के गेट और उसके पास की दुकानों को तोड़ा, वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने निर्देश दिया कि अदालत के आदेश को लेकर अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, जिसके बाद अंततः निर्माण गिराने का काम रोका गया। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के दौरान लेफ्ट की नेता वृंदा करात भी वहां पहुंची। वृंदा करात ने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वृंदा करात ने कहा कि जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं उसे यहां रोकने आई हूँ। वृंदा करात एक समय बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटा दिया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर चुनाव से पहले लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बता दें, कुमार विश्वास ने पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल का सीधा नाम लिए बिना कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक स्वतंत्र देश खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं आज पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के आवास पर नोटिस देने पहुंची और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा। पंजाब पुलिस के पहुंचने की जानकारी कुमार विश्वास ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गुरुवार को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जयंती है। साल 1965 में गुरु तेग बहादुर ने चांदनी चौक पर अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत की याद में ही चांदनी चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया है। प्रधानमंत्री लाल किले के लॉन से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ना कि प्राचीर से। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनसे पहले प्रधानमंत्री रहे तमाम नेता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण रात को 9:30 बजे शुरू होगा और अफसरों के मुताबिक भाषण में अलग अलग समुदायों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री जोर देंगे। इस दौरान 400 संगीतकारों की ओर से धार्मिक प्रस्तुति दी जाएगी और लंगर भी लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर एक सिक्का और स्टाम्प भी जारी करेंगे। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। जाखड़ के अलावा केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.वी. थॉमस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जाखड़ और थॉमस को पार्टी के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। थॉमस ने तो उसका जवाब दिया, लेकिन जाखड़ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। जाखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कथित रूप से एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा था, जबकि के.वी. थॉमस पार्टी के मना करने के बाद भी सीपीएम की बैठक में शामिल हुए थे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुदर्शन ने कांग्रेस नेतृत्व से थॉमस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बताया गया था कि थॉमस ने सीपीएम की बैठक में मुख्यमंत्री पी विजयन की तारीफ भी की थी। विश्व बैंक के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ ने मंगलवार को 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 8.2% कर दिया है, जबकि इसने जनवरी में 9% विकास दर का अनुमान बताया था। आईएमएफ ने अनुमान में कटौती के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से घरेलू इस्तेमाल पर तेल की उच्च कीमतों और निजी निवेश के प्रभावित होने का हवाला दिया है। कुछ ऐसे ही कारण विश्व बैंक ने भी दिए थे और भारत की विकास दर के अनुमान को कम कर दिया था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र में जमीयत उलेमाए हिंद ने राज्य की सभी मस्जिदों से अपील की है कि वो इसको लेकर राज्य सरकार से अनुमति लें। बता दें, सोमवार को महाराष्ट्र के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर अदालत के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य कर देगी। इस घटनाक्रम के मद्देनजर महाराष्ट्र इकाई के जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने एनआई को बताया, राज्य के अधिकांश मस्जिदों ने लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस विभागों से अनुमति ली है। हालांकि मैं अभी भी मस्जिदों से अपील करता हूं कि जिन्होंने अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं ली है, उन्हें अनुमति लेनी चाहिए।
फर्टिलाइजर सेक्रेटरी राजेश कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की ओर से भारत को 3.60 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आ चुका है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण देश में फर्टिलाइजर की संभावित कमी को लेकर कुछ हलकों में चिंता जताई गई। हालांकि चतुर्वेदी ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन के लिए 354.34 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की आवश्यकता के मुकाबले कुल उपलब्धता 485.59 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसके कारण इस सीजन में देश को फर्टिलाइजर को लेकर कोई समस्या का सामना करने की आशंका नहीं। चतुर्वेदी के अनुसार रूस ने डीएपी, एमओपी और एनपीके की अतिरिक्त मात्रा का भी आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि रूस से भुगतान का जरिया विकसित किया जा रहा है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना के 2067 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले दर्ज किए गए संक्रमण के मामलों से ये 66% अधिक हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 40 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। वहीं इससे पहले मंगलवार को 1247 मामले आए थे और एक मौत हुई थी। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 12,340 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।